हेलो एवरीवन। आज हम क्यूब का इसके बॉडी डायगोनल के अबाउट उसका जो विकर्ण होता है उसके परितय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अगर हमसे ये पूछे कि क्यूब का जो फेस नॉर्मल जो होता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है तो वो हम इजीली बता सकते हैं, लेकिन डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। आज हम डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको डायग्राम में शो कर रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ओके। और ये तीनों की तीनों जो एक्सिस हैं इस क्यूब के फेस के सेंटर से पास हो रही हैं। इसका मतलब इनका तीनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो क्यूब के सेंट्रोइड से जाके मिलता है। ओके। तो क्यूब का जो केंद्र है उस केंद्र से जाके मिलेगा, राइट। और इस क्यूब का जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो डायगोनल ए एक्सिस के अलोंग है। अगर आप राइट साइड वाला जो डायग्राम है उसको देखें तो जो एक्सिस ए है उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट क्यूब के सेंटर पे है। इसको मैं ओ मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो अगर आपको क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए कैलकुलेट करना। ओके। तो जैसे अगर हम एक रेक्टेंगुलर लेमिना लें और आपसे ये पूछे कि इस रेक्टेंगुलर लेमिना का इस एक्सिस के अबाउट, है ना, ये सपोज जी एक्सिस मान लेता हूँ या कोई भी एक्सिस मान लीजिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। और ये जो एक्सिस है जी एक्सिस इस रेक्टेंगुलर लेमिना के सरफेस के परपेंडिकुलर है। ओके। तो मान लीजिए इस रेक्टेंगुलर लेमिना की जो लेंथ है वो ए है और जो विड्थ है वो बी के इक्वल है। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम, जो कि इसका मास है, m/12 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। और अगर ये रेक्टेंगुलर लेमिना के बजाय स्क्वायर लेमिना होता, मतलब अगर ए एंड बी दोनों इक्वल होते, तो उस कंडीशन में आई इज इक्वल टू m/12 इंटू 2a² दैट इज इक्वल टू ma²/6, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता। ठीक है। और इस क्यूब की बात करें तो इस क्यूब में ऐसे काफ़ी सारे स्क्वायर लेमिना आप कंसीडर कर सकते हो जिनका एक स्टैक लगा हुआ है, राइट। और अगर एक रेक्टेंगुलर लेमिना या स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई है तो पूरे क्यूब का अगर मैं इस जी एक्सिस के अबाउट फाइंड करने के लिए बोलूँ तो आई जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। और इस स्क्वायर लेमिना का सपोज मास अगर डी एम है और साइड लेंथ सपोज क्यू की ए है तो डी आई इज इक्वल टू डी एम a²/6। और इसकी वैल्यू को अगर अपन यहाँ रख देंगे तो आई जेड इज इक्वल टू a²/6 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एम। और अगर मैं इसको डी एम को इंटीग्रेट करूँ तो वो एम को रिप्रेजेंट करेगा जो कि टोटल मास होगा क्यूब का, मतलब ma²/6। तो अगर जी एक्सिस के अबाउट अगर मैं क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं तो वो भी ma²/6 होगा। सिमिलरली अगर हम सिमेट्रिसिटी को देखें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो आई जेड के इक्वल होगा ma²/6। और अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट पूछूं तो भी आई वाई इज इक्वल टू ma²/6 के इक्वल होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी या सी तीनों बराबर हैं। अगर ये क्यूबॉइड होता तो उस कंडीशन में आई एक्स, आई वाई, आई जेड जो हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती थी। ठीक है, ये एक्स है, आई एक्स।
तो यहाँ पर एक कंडीशन मैं लिख सकता हूँ आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड की वैल्यू एम ए स्क्वेयर बाय 6 है, करेक्ट। अब हमें एक्सिस ए के अबाउट राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। एक्सिस ए जो है वो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस से सेम एंगल सबटेंड करेगी, और इसको अपने इजीली सोच सकते हैं, बहुत इजीली सोचा जा सकता है। ये तीनों एंगल क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे एक्सिस ए का, ठीक है। तो अब अपन एक डेरिवेशन करेंगे सिंपल सा, और उस डेरिवेशन में मैं एक रिजिड बॉडी कंसीडर करूंगा, ठीक है। और उसी रिजिड बॉडी में मैं तीनों एक्सिस कंसीडर करूंगा, एक्स वाई जेड, उसके अलावा एक्सिस ए भी कंसीडर करूंगा। लेकिन एक्सिस ए के लिए मैं तीनों एंगल सेम रखूंगा, एक्स वाई जेड के साथ जो बनने वाला एंगल है थीटा, वो तीनों एंगल में सेम रखूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस मेनली क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ओके, तो एक रिजिड बॉडी है हमारे सामने, इसके लिए तीनों एक्सिस मैंने शो कर रखी हैं, एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है। और एक एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना है, वो एक्सिस है ए, करेक्ट। इस रिजिड बॉडी पे मैंने एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर किया है एम आई, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई, राइट। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आई वाई कितना होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। इसको अगर मैं सिंपली लिखूँ, तो अगर मैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम मानूँ, तो समीशन एम आई इंटू इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, ओके। इसको मैं वाई आई लिख देता हूँ, या वाई आई की बजाय मैं इसको वाई परपेंडिकुलर लिख देता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ओके, ये वाली, ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, वाई आई को। और ये जो मैंने आर आई वैक्टर लिखा हुआ है, ये पार्टिकल एम आई की पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इस सिंपल से, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको शो हो रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वाई परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर आर आई वैक्टर जो है उसको लिखना पड़ेगा। आर आई वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। और इसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाए तो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर प्लस जेड आई स्क्वेयर, ओके, दैट इज आर आई स्क्वेयर। वाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, या वाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर। और यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखना था, तो वो समीशन एम आई वाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वाई परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर, मतलब एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वाई परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास आई वाई भी आ जाएगा, आई वाई इज इक्वल टू समीशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, राइट। मतलब अपन को अगर वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में समीशन एम आई ब्रैकेट एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर है,
मतलब वाई आई वाला पार्ट नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर मैं आई एक्स फाइंड करूँ या आई जेड फाइंड करूँ, तो आई जेड इज इक्वल टू समीशन एम आई, इसको मैं जेड परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, जेड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। करेक्ट। अब जेड परपेंडिकुलर मीन्स उस पार्टिकल की जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके सामने है, ये जो मैंने ड्रॉ की है अभी, और ये जो डिस्टेंस होगी ये जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, मतलब जेड कोऑर्डिनेट है, जेड आई। और इस जेड परपेंडिकुलर को भी अगर अपने इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो जेड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, या जेड परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर। अगर आप देखें यहाँ पर, तो आर आई स्क्वायर आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर माइनस, फिर जेड आई स्क्वायर आएगा, तो जेड आई स्क्वायर से जेड आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर परपेंडिकुलर स्क्वायर में ओनली एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर आएगा। मतलब आई जेड जो है वो समीशन एम आई ब्रैकेट एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक ये आई जेड आ चुका है, तो आई जेड में भी देखा जाए तो जेड वाला पार्ट नहीं है। तो अगर मैं आई एक्स को डायरेक्ट लिखूँ, तो आई एक्स बराबर समीशन एम आई ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ चुकी है, एक तो आई वाई की, एक आई जेड की, और एक आई एक्स की। राइट, इनको आगे अपन यूज़ में लेंगे। हमारा मेन टारगेट है कि जो एक्सिस ए है उस एक्सिस ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। तो अब अपन एक्सिस ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम पे आइए। सेम डायग्राम है। तो एक्सिस ए के अबाउट अगर अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो अपन को एक्सिस ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इसको मैंने आर परपेंडिकुलर बोल दिया। आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए वही सेम ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, उसमें आर आई मालूम है अपन को, लेकिन ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक वाली, ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। ओके, इसको मैं आर ए बोल देता हूँ। अगर अपन को आर ए कैलकुलेट करना है, अगर मुझे आर ए कैलकुलेट करना है, तो आर आई वैक्टर का मुझे ए वैक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन लेना होगा। मतलब ए कैप के साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट करवाना होगा। आर आई कैप अपन जानते हैं, और ए कैप क्या है उसको स्टडी करना पड़ेगा। राइट, ए कैप हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए कैप क्या होना चाहिए? ए कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1। राइट, तो सबसे पहले अपन को उस ए वेक्टर की बात करनी है, तो इसके लिए अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये एक्स वाई जेड फ्रेम है। ओके, और अगर आप ढंग से देखें तो ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर येलो रंग में मैंने इसको शो किया है। एक्स एक्सिस को मैंने रेड में और वाई एक्सिस को ग्रीन में, एंड देन लास्ट में जेड एक्सिस को मैंने ब्लू में शो किया है। ए वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ भी एंगल थीटा है, एक्स के साथ भी एंगल थीटा है, और वाई के साथ भी एंगल थीटा है। लेफ्ट साइड में आप इजीली देख सकते हो। ओके, तो इस ए वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूँ ए कैप, उस ए कैप का ये तीन कंपोनेंट अपन देख सकते हैं। एक तो एक्स के अलोंग आएगा, ठीक है, दैट इज 1 इंटू कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 इंटू कॉस थीटा। डायरेक्शन एक्स है तो आई कैप हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली एक वाई के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा 1 इंटू अगेन कॉस थीटा, मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा जे कैप। एंड लास्ट में जेड के अलोंग कंपोनेंट 1 इंटू कॉस थीटा अगेन, कॉस थीटा
के कैप। ओके, तो ए कैप को अपन सिंपली लिख सकते हैं ए कैप इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस 1 इंटू कॉस थीटा जे कैप प्लस 1 इंटू कॉस थीटा के कैप। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस का मालूम है तो आपने ये पढ़ा है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा तीनों की तीनों थीटा के इक्वल हैं। दैट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन कोस थीटा इज इक्वल टू 1 by root 3। Correct? That means unit vector a cap is equal to I cap plus j cap plus k cap by root 3। तो ये a cap हमारे पास आ गया और हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ए कैप अभी अभी हमने फाइंड किया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 3। नाउ आर ए इज इक्वल टू आर आई वैक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप डॉट आई प्लस जे प्लस के बाय रूट 3। देन आर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जेड आई बाय रूट 3। ये हमारे पास आर ए की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना हो तो आर परपेंडिकुलर के लिए आर आई स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर का रूट या आर परपेंडिकुलर स्क्वायर आर आई स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर की बात करें तो ये है हमारे पास एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर की बात करें तो एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर बाय रूट 3 है, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स आई वाई आई प्लस वाई आई जेड आई प्लस जेड आई एक्स आई। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ये सॉरी प्लस रहेगा, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन नहीं किया अपन ने। अब आर परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है उसमें ब्रैकेट ओपन कर दें अपन तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस का 2, यहाँ पे भी माइनस का 2। करेक्ट। एलसीएम लें तो आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 एक्स आई स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 वाई आई स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 जेड आई स्क्वायर बाई 3 माइनस यहाँ देखें अपन तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3 एक्स आई वाई आई प्लस वाई आई जेड आई प्लस जेड आई एक्स आई। ये हमारे पास आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है। अब बात करें अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए आई ए इज इक्वल टू समीशन एम आई आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर, ये 2 एक्स आई स्क्वायर बाई 3 है, इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ, मतलब एक्स आई स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स आई स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली 2 वाई आई बाई 3 को भी ऐसे लिख सकता हूँ, 2 जेड आई स्क्वायर बाई 3 को भी ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसको अपन को इसी प्रकार से लिखना है। तो आई ए इज इक्वल टू समीशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर बाई 3। ओके, बाई 3 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्लस 1/3 समीशन
mi xi स्क्वेयर प्लस zi स्क्वेयर प्लस 1/3 समीशन mi yi स्क्वेयर प्लस zi स्क्वेयर। यहाँ तक जो मैंने लिखा है वो इसी पार्ट को ही लिखा है, तो सेपरेट कर दिया। माइनस 2/3 समीशन mi xi yi, ओके, माइनस 2/3 समीशन mi yi zi माइनस 2/3 समीशन mi xi zi, ओके। अब आप ये देखें कि इसमें ये वाला जो पार्ट है, सॉरी 1/3 को एक्सक्लूड करें अभी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको अभी अभी हमने पढ़ा है। समीशन एम आई ब्रैकेट एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप अगर देखें, ये देखिए आई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो तीनों पार्ट जो मैंने लिखे हैं ये इजीली यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आई ए को लिख सकता हूँ 1/3, ये वाला जो पार्ट है ये जाएगा आई जेड बाई 3 प्लस ये वाला पार्ट आई वाई बाई 3 प्लस ये वाला पार्ट आई एक्स बाई 3, करेक्ट। माइनस, अब अगर ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना, और जो एम आई जो मैंने मास यहाँ पे लिया है, एक डिस्क्रीट मास लिया है, इसको मैं अगर डी एम कंसिडर कर लूँ और एक्स आई वाई आई जेड आई को सिंपली एक्स कोमा वाई कोमा जेड कंसिडर कर लूँ, तो उस कंडीशन में अपन इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इंटीग्रल फॉर्म क्या होगी? -2/3 इंटीग्रेशन एक्स आई वाई आई को मैं एक्स पे लिख सकता हूँ, एम आई को डी एम लिख सकता हूँ, ओके। एक काम करते हैं, 2/3 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा वाई जेड डी एम, ओके, प्लस एक्स में इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा एक्स जेड डी एम। तो एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से अपन क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो, पहली कंडीशन, जब आपको तीनों एक्सिस के अबाउट, तीनों म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं इनके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये वाला पार्ट भी आना चाहिए, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि कोई भी बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी जिसके लिए एक्स वाई जी एक्सिस और ए एक्सिस, जो चारों एक्सिस मैंने ड्रॉ की, ये तीनों एक्सिस अगर उसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ज्योमेट्री जो है उससे पास होता है तो इन तीनों की वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। अब ये ज़ीरो कैसे आएगी उसको अपन डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अपन सबसे पहले इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम, इंटीग्रेशन वाई जेड डी एम, इंटीग्रेशन एक्स जेड डी एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इनकी वैल्यू देखेंगे, चेक करेंगे, लेकिन बॉडी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बॉडी सिमेट्रिक होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना अपन को। बॉडी यूनिफॉर्म होनी मस्ट है, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, ओके। तो ये ज़ीरो कब होगा? सिमेट्रिक होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नेक्स्ट एक्सिस एक्स वाई जी एंड ए, तीनों की तीनों जो हैं वो सेंटर ऑफ ज्योमेट्री या सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, ओके। ये कंडीशन ज़रूरी है, तब जाके ये ज़ीरो वैल्यू आती है। और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, राइट। तो अब अपन देखते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो अपने स्टेप बाय स्टेप एक्स वाई डी एम, वाई जेड डी एम और एक्स जेड डी एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए अपन सबसे पहले
कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे जैसे डिस्क है, और उस डिस्क के लिए इनकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम, इंटीग्रेशन वाई जेड डी एम, इंटीग्रेशन जेड एक्स डी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और हम इन तीनों की वैल्यू जो है वो केवल सिमेट्रिक बॉडी के लिए फाइंड करेंगे। राइट, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर एक डिस्क कंसीडर की है, राइट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, और डिस्क का जो प्लेन है वो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओके, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और वाई सी एम मतलब वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा। जेड कोऑर्डिनेट जो है वो डिस्क की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसका जेड कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कांस्टेंट होगा, मैं जेड नोट अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर एक्सियम 0 है तो आप अच्छे से जानते हो एक्सियम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन मास को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू अगर 0 है दैट मीन्स इंटीग्रेशन एक्स डी एम की वैल्यू भी 0 आएगी। सिमिलरली इंटीग्रेशन वाई डी एम की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि वाई सी एम भी 0 है। राइट, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगर इन दोनों पार्ट को देखा जाए, इंटीग्रेशन वाई डी एम, इंटीग्रेशन जेड एक्स डी एम, तो इनकी वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं क्योंकि इंटीग्रेशन वाई डी जेड डी एम में इस पूरे डिस्क के लिए इसको फाइंड किया जाए तो जेड कोऑर्डिनेट तो इसका फिक्स है पूरे डिस्क का, जेड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एम, और इंटीग्रेशन वाई डी एम जो है वो 0 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका जो है वो एक्स वाई एक्सिस पे है, सॉरी जेड एक्सिस पे है, तो इंटीग्रेशन वाई डी एम जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली इंटीग्रेशन जेड एक्स डी एम में भी जेड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एम, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ओके, हमारा मेन टारगेट इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम को कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इस डिस्क पर एक रिंग कंसीडर की है। राइट, रिंग का मास मान लीजिए डी कैपिटल एम है सपोज, रेडियस कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। ओके, इस डिस्क को अपन जेड एक्सिस से देखते हैं, इसका टॉप व्यू अपन लेंगे, राइट, एंड देन फिर इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टॉप व्यू को अपन लेके आते हैं यहाँ पर। टॉप व्यू को लें उससे पहले आप देख लीजिए कि इस तरफ एक्स है, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड। ओके, रेड जो है वो एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, ग्रीन वाई एक्सिस को शो कर रहा है, जी जो है वो बाहर है, जेड एक्सिस को शो कर रहा है, उसको मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। ऊपर वाली जो एक्सिस होगी ये माइनस एक्स को शो करेगी, इधर वाली जो एक्सिस है वो माइनस फाइव को शो करेगी। ये रिंग है हमारे पास। अब इस रिंग पर हम एक एलिमेंट कंसीडर करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं ये एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। ओके, रिंग पे भी मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया, इस एलिमेंट का मास है डीएम। राइट, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये इस तरफ रीजन में है। वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। ओके तो केवल इस टुकड़े के लिए अगर मैं बात करूं तो एक्स इंटू वाई इंटू डी एम करेंगे, राइट, तो वो नेगेटिव आएगा। इस डी एम जहाँ पर प्रेजेंट है
ओके, वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ है, उतना उतना सेम मास का एलिमेंट मैं वाई एक्सिस से नीचे ले लेता हूँ, राइट। सेम डिस्टेंस पर इसका मास भी डीएम है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसके लिए दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव है। इसका मतलब इस टुकड़े के लिए एक्स वाई डी एम, एक्स इंटू वाई इंटू डी एम पॉजिटिव आएगा, राइट। सिमिलरली मैं इधर भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ। इस एलिमेंट के लिए बात करें, मास डी एम कंसिडर करता हूँ मैं, इसके लिए एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, ओके, दोनों नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, राइट। तो इस टुकड़े के लिए बात करेंगे अपन, तो इसके लिए एक्स वाई डी एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, एक्स एंड वाई। सिमिलरली इस टुकड़े के जस्ट अपोजिट यहाँ पर सेम मास का एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, ओके, डीएम मास, इसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स एंड वाई दोनों होंगे इसके लिए। मैं डायरेक्ट लिखूँ, इस टुकड़े के लिए एक्स वाई डी एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो आप ये देखें, हमें इस रिंग के लिए अभी कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम। इंटीग्रेशन का मतलब सम करना होता है। इस टुकड़े के लिए एक्स वाई डी एम की वैल्यू, देन प्लस इस टुकड़े के लिए एक्स वाई डी एम की वैल्यू, देन प्लस इस टुकड़े के लिए एक्स वाई डी एम की वैल्यू, देन प्लस इस टुकड़े के लिए एक्स वाई डी एम की वैल्यू। आपको पता है ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस रिंग पे भी सिमेट्रिकली एलिमेंट ले सकते हो। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। इसका मतलब पूरी रिंग के लिए बात करें तो इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम की वैल्यू 0 आएगी। जब पूरी रिंग के लिए 0 आएगी तो इस डिस्क पे बहुत सारी कोसेंट्रिक रिंग्स आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे रिंग कंसिडर किया, ऐसे यहाँ पे रिंग आ जाएगी, यहाँ पे रिंग आ जाएगी, बहुत सारी रिंग आ जाएगी। सबके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो सबके लिए इंटीग्रेट करना है, सम करना है, तो इंटीग्रेशन वाई डी एम फॉर रिंग कितना आएगा, 0 आया। सिमिलरली इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम फॉर डिस्क कितना आएगा, 0 ही आएगा, करेक्ट। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, ओके। इस रेक्टेंगुलर लेमिना का जो प्लेन है वो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट। यहाँ पर भी मैंने एक डी एम मास का एलिमेंट कंसिडर किया, और सेंटर ऑफ मास अगर जेड एक्सिस पे है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो फिक्स हो गया, लेट्स से जेड नॉट, ओके। जेड नॉट ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, लेकिन एक्स सी एम जो है इस रेक्टेंगुलर लेमिना का वो 0 है, वाई सी एम भी 0 है, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन एक्स जेड डी एम की वैल्यू 0 आएगी, जैसे मैंने ऊपर किया था अभी। सिमिलरली इंटीग्रेशन वाई जेड डी एम की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप हल्का सा भी दिमाग लगाएं तो आपको इसका आंसर मालूम है। अगेन रेक्टेंगुलर लेमिना, टॉप व्यू, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इधर की तरफ माइनस एक्स और इधर की तरफ माइनस वाई। अगेन सेम कॉन्सेप्ट से करें, यहाँ पे ये डी मास का एलिमेंट लिया है
इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एक्स, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई, तो इसके लिए एक्स इंटू वाई दोनों नेगेटिव। ओके, सेम अमाउंट का मास इधर लिया मैंने। इस एलिमेंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दैट मीन्स इसके लिए क्वांटिटी एक्स बाई डी एम की वैल्यू पॉजिटिव। सम करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एलिमेंट लेता हूँ। ओके, इसके लिए एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव देन एक्स वाई इंटू डी एम पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे इसकी जस्ट अपोजिट एलिमेंट लेता हूँ। इसके लिए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, दैट मीन्स एक्स बाई डी एम नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है अपन को कि सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होंगे तो इस रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए भी इसकी वैल्यू एक्स वाई डी एम का इंटीग्रेशन जो आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। ओके, अब अपन एक क्यूबॉइड कंसीडर करते हैं यहाँ पर। ये क्यूबॉइड है यहाँ पर, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एंड जी एक्सिस। ओके, मैंने इस पे एक रेक्टेंगुलर लेमिना कंसीडर किया है, राइट। आप ये देखें, रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एम की वैल्यू 0 आई थी, राइट। ओके, ठीक है, इसके लिए इसकी वैल्यू 0 आई। तो इसका मतलब एंड और सारी जितने भी क्वांटिटीज थी इंटीग्रेशन वाई जेड डी एम की वैल्यू 0 आई। ओके, एंड एक्स जेड डी एम की वैल्यू भी 0 आई, राइट। इसका मतलब इस क्यूबॉइड पर मैं काफ़ी सारे ऐसे रेक्टेंगुलर लेमिनास कंसीडर कर सकता हूँ। सबके लिए बात करें तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, राइट, क्योंकि सबका सम होगा, जितने भी रेक्टेंगुलर लेमिनास होंगे सबके लिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो अपन फाइनली ये लाइन लिख सकते हैं। और अब अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब के लिए भी इनकी वैल्यू, सबकी वैल्यू 0 आएगी। ओके, क्यूब में तो तीनों लेंथ इक्वल होती हैं, वो तो सबसे सिंपल केस हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हमें जो है वो क्यूबॉइड के लिए, सॉरी क्यूब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, राइट। तो क्यूब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा शुरुआत में, ये जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर, इसमें ये क्लियरली पता लग गया कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। दैट मीन्स आई ए जो है, आई ए की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं। तो आई ए इज इक्वल टू आई एक्स बाई 3 प्लस आई वाई बाई 3 प्लस आई जेड बाई 3। ओके, और हमें मालूम है क्यूब के लिए आई एक्स, आई वाई और आई जेड तीनों ही बराबर हैं, जिनकी वैल्यू एम ए स्क्वेयर बाई 6 के इक्वल है, राइट। तो आई ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई एक्स बाई 3, दैट मीन्स आई एक्स, दैट मीन्स आई ए इज इक्वल टू एम ए स्क्वेयर बाई 6। ये है क्यूब का बॉडी डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना